आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज पूछ रही हूं कि क्या ये युद्ध बड़ा होने वाला है? क्या इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री के साथ ही अब सीधे सीधे और देश भी शामिल हो सकते हैं? ये इसलिए कह रही हूं कि ट्रंप ने भले ही ये कह दिया हो कि वो अभी रुक रहे हैं, ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पुतिन का बयान आ गया है। वो अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इन सब के बीच जिनपिंग का बयान भी आ गया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते रुकने वाले हैं, लेकिन क्या ये युद्ध बड़ा होगा? आज सवाल ये पूछ रही हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि 2 हफ्ते बाद कोई फैसला लेंगे। क्या इस पर भरोसा करें? क्योंकि ट्रंप पर भरोसा ही अब एक बड़ा सवाल बन गया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में भारत में बहुत से लोग इजराइल के समर्थन में, बहुत से लोग ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका के साथ खड़े होने पर शायद सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आसिम मुनीर से मुलाकात करते हैं। अमेरिका अपना हित देख रहा है। अगर उसे ईरान में हमला करना है तो उसे पाकिस्तान का साथ चाहिए, और यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान पर नरमी दिखा रहा है। और यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अपने हित के चलते कोई बड़ा यू टर्न लिया हो। आज हम इसी की बात करेंगे कि क्या यह युद्ध पूरी दुनिया में फैलेगा? अगर हां, तो भारत का हित किसके साथ है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को देखकर नीति बनाएंगे, हमें किसको देखकर नीति बनानी है? आज मैं इस पर बात करूंगी, क्योंकि भारत में एक पूरा धड़ा ईरान के साथ खड़ा है, भारत में एक पूरा धड़ा इजराइल का समर्थन कर रहा है। लेकिन भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किस ओर जाएंगे किसी को नहीं पता है। जो नेतन्याहू इंतजार में थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ आकर ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वो नेतन्याहू अब अगले 2 हफ्ते तक अकेले ही ईरान के साथ लड़ाई लड़ने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि 2 हफ्ते के बाद वो इस जंग में शामिल होने पर फैसला लेंगे। इन 2 हफ्ते में क्या हो सकता है, आज इसकी भी बात करूंगी। और भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, ये भी आज बात करूंगी। इसी पर आज कर रही हूं महाभारत, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति क्या भरोसे लायक हैं? आपको दिखाती हूं जरा कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसे को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में ऐसे यू टर्न लिए हैं जिन्हें लेकर ये जो भरोसा है ये कम हो गया है। भारत को कितना भरोसा ट्रंप पर करना चाहिए, आज इसकी बात मैं कर रही हूं, क्योंकि वो आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं, आतंक के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन वो मुनीर को लंच पर बुलाते हैं। वो मुनीर जो कि आतंकवाद का बड़ा चेहरा बन गया, क्योंकि ये आर्मी लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ये दोनों साथ नहीं जा सकते। वहीं दूसरी बात आपको बताती हूं, नेतन्याहू के साथ तो ट्रंप खड़े हुए हैं, लेकिन 14 दिन तक अब वो इस जंग में शामिल होने का फैसला नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू अकेले रह गए अगले 2 हफ्ते तक। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये यू टर्न सबको हैरान करता है। समझ नहीं आता कि ट्रंप क्या करेंगे। भारत की बात कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यस्थता पर 2 टूक दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन ट्रंप इसके बाद भी बार बार क्रेडिट लेने की बयानबाजी करते रहते हैं। इसीलिए पूछ रही हूं कितना ट्रंप पर भरोसा किया जाए। ये सवाल इसीलिए बने हुए क्योंकि ट्रंप मस्क से अच्छी दोस्ती रखते थे। उनकी दोस्ती की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जब वो दोस्ती टूटी तो दुनिया के सामने कितना भला बुरा कहा वो भी आपने देखा है। इसीलिए पूछ रही हूं कि कितना भरोसा ट्रंप पर किया जाए, वो नीति क्या है, क्योंकि ट्रंप पर भरोसा करके नेतन्याहू ने ये जंग छेड़ी
और नेतन्याहू ने जब ये जंग छेड़ी है तो उस भरोसे पर कि अमेरिकी फोर्सेस इसमें आएंगी, अमेरिकी फोर्सेस अब नहीं आएंगी, और इसीलिए जो तबाही मच रही है वो जरा देखिए। इजराइल के अंदर की तबाही मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूं, वहां हो क्या रहा है। इजराइल के अंदर जो तबाही मची है वो इस क्लस्टर बम ने बचाई। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो क्लस्टर बम है जो ईरान चला रहा है इजराइल के खिलाफ। जरा देखिए कैसे चलता है ये क्लस्टर बम, ये तबाही की कहानी कैसे लिखता है। वो तबाही अब इजराइल में मची है, ईरान मचा रहा है, ईरान अपनी तैयारी भी दिखा रहा है। और इससे हो क्या रहा है, आपने देखा क्लस्टर बम कैसे खुल रहा है और छोटे छोटे बम चल रहे हैं। अब जरा तबाही दिखा देती हूं इजराइल में। इजराइल में ये तबाही इसी क्लस्टर बम से मची है। देखिए इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, वहां पर आग का गुबार दिख रहा है, एम्बुलेंसेस लगातार पहुंच रही हैं लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। ये इजराइल की तबाही। अब सवाल ये है, इस तबाही पर रोक लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में आ नहीं रहे। वो 2 हफ्ते तक अपना फैसला टाल चुके हैं। आज सवाल यही है कि भारत किस पर भरोसा करेगा, भारत किस पर भरोसा करे, डोनाल्ड ट्रंप क्या भरोसे के लायक है। एक रिपोर्ट पहले देखें। ट्रंप पर कैसे करे भरोसा, क्या इजराइल को मिला है धोखा, ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप सतर्क हो गए, क्या खमनेई से डर गए हैं ट्रंप, क्योंकि अब 14 दिन तक ईरान पर ट्रंप हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदे या बाहर से आग में हाथ सेकते रहें। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है, Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. जंग का हवाला देकर ट्रंप G7 की बैठक बीच में छोड़कर निकल तो गए, लेकिन कुछ बड़ा करने का उनका दावा अब पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। ट्रंप की हालत ऐसी हो गई है कि इजराइल से किया वादा झूठा साबित हो रहा है, जबकि ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। तेल अवीव से लेकर पोर्ट सिटी हाइफा तक ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहरों पर बमबारी की है, तबाही भी मचाई है। दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है। इजराइल अमेरिका के इंतजार में वहां बम गोले बरसा रहा है, तो उधर ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसकी तस्वीरें वो दुनिया को दिखा रहा है। ईरान ने इजराइल को तबाह कर इसके सबूत भी दे दिए हैं। अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं। ट्रंप के दावों के चलते अब तक तो युद्ध एक तरफा लग रहा था, उस युद्ध में इजराइल अब अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच ट्रंप के खिलाफ विरोध के सुर अब पाकिस्तान से भी सुनाई देने लगे हैं। कल तक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ट्रंप के लिए नोबेल की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां के मंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप पर भरोसा कैसे करें, जो अपने दोस्त मस्क का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा। ट्रंप तो अपना हर बयान 1 मिनट में बदल देते हैं। ट्रंप की बयानबाजी कोई नई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप क्रेडिट लेते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को 2 टूक कह दिया कि किसी भी तरह की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप की बयानबाजी जारी रही। इस पर भारत में काफी सवाल खड़े हुए, लेकिन सीजफायर पर ट्रंप के क्रेडिट लेने वाले बयान को तो इस बार पाकिस्तानी मंत्री ने ही झूठा साबित कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है, क्या ट्रंप ने इजराइल को बीच मझधार में छोड़ दिया है। आज सवाल महाभारत में ये कि भारत को ट्रंप पर कितना भरोसा करना चाहिए, और सवाल ये भी कि इजराइल ईरान जंग में भारत को किसका साथ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे करा दूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बताऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुनिए। ट्रंप ने फोन करके कहा अमेरिका आइए। ट्रंप ने कहा
बातें करेंगे, खाना खाएंगे। महाप्रभु की धरती ओडिशा आना था, इसीलिए न्योता ठुकरा दिया है। मैंने उनके न्योते को विनम्रता से मना कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बहुत बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बुलाया था, कहा था आइए बात करेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन मैंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि मुझे बाबा की धरती पर आना था। यह बहुत बड़ी बात है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात ही यही कर रहे हैं कि भारत को किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है और किस पर कितना करना है। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ विंग कमांडर एएस बहल जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा है, हमारे साथ रुबिंदर सचदेव जी हैं और हमारे साथ अतिकुर रहमान साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत इस बात से ही करना चाहती हूं कि भारत का हित किसके साथ है। डोनाल्ड ट्रंप क्या उस तरह की शख्सियत है कि उन पर भरोसा किया जाए? मेरा सबसे पहला सवाल, और ये इसीलिए मैं एम्बेसडर वोरा आपके साथ शुरुआत कर लेती हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभी प्रधानमंत्री ने बयान दिया, मुझे लगता है वो ब्रेकिंग जरा स्क्रीन पर भी रखेंगे यानी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने विनम्रता से मना कर दिया कि मैं बाबा की धरती पर आना है मुझे, और इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा अमेरिका। मुझे लगता है कि ये एक संकेत भी है जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। हम फैसले अपने खुद करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप पर कितना भरोसा करें वो तो मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। हमेशा जब भी आपके साथ स्टूडियो में होता आई सी दी एनर्जी कमिंग फ्रॉम यू, सो थैंक यू। वो मेरे पास भी आती है। एक अंग्रेजी में कहावत होती थी कि तीसरी शादी जब कोई करता है व्यक्ति, आदमी, उसका मतलब होता है कि जो उम्मीद है वो तजुर्बे पे जीत जाती है, यानी ट्रायम्फ ऑफ होप ओवर एक्सपीरियंस। दो तो तलाक हो गए, तीसरी बार शादी करता है। अगर आप अमेरिका पे भरोसा करें तो यही बिल्कुल चीज़ है। हर बार धोखा दिया है हमें। जबकि रूस, आपने पूछा किस पे भरोसा करें, सोवियत संघ के टाइम से रूस कभी भी प्रतिबंध भारत पर नहीं लगाए। जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करा। हाँ, ये सही है कि सोवियत, इस समय जो रूस है, रशियन फेडरेशन, उसके भी अपने आर्थिक इंटरेस्ट वगैरह हैं, दैट वी कैन डील विद, बट धोखा कभी नहीं किया। ये देंगे वो दिया है। ये पहली चीज़ हमको याद रखनी है। दूसरा मैम, मैं आपको बताता हूँ कितने देश हैं आज जो अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उसके राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि टाइगर बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्योता का, पर मेरे पास कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं, मैंने कुछ पहले कह रखा है, मुझे वहाँ पर जाना है। मैं सच बताऊँ मैम, जब मुझे ये मैंने बयान सुना कि पीएम साहब ने कहा मैंने कहीं क्रोएशिया भी जाना था, फिर जल्दी से भारत आना था, नहीं तो क्रोएशिया से भी वापस जा सकते थे, मुझे भारत आना है, इस धरती पर जाना है। सच बताता हूँ मैम, दिल से, मेरा कद 6 फुट 2 इंच का है। जब मैंने नरेंद्र मोदी साहब का ये बयान सुना, 6 फुट 8 इंच का हो गया। तब मैं समझा कि आज जब पीएम साहब कहते थे कि हम नज़र झुका के नहीं, नज़र उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं, तब मैं समझा आज उस श्रेणी में है भारत जिनको कहा जाता है विश्व की महाशक्तियाँ। और ये जो इन्होंने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को विनम्रता से, और ये भी कहा है कि आप तो आ ही रहे हैं क्वाड समिट के लिए, आपका स्वागत देश में, भारत में होगा। सो मैम, वी आर नो लॉन्गर एन इमर्जिंग इकोनॉमी, अंग्रेजी में कह देता हूँ, वी हैव इमर्ज्ड। आज हम ग्रेट पावर हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। देखिए एम्बेसडर वोरा, आज मैं ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि भारत के लोग इस जंग को तो देख रहे हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई जंग ईरान इजराइल के बीच में हो रही है, हम क्यों इसे दिखाते हैं, हम इस पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि इजराइल और ईरान दोनों ही देशों से हमारे हित जुड़े हुए हैं। आज मैं चाह रही हूँ कि हमारे साथ जो एक ऐसा अनुभवी पैनल है वो हमारे दर्शकों को ये बात समझाए कि किस देश के साथ हमारा क्या हित जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं मेजर जनरल सिन्हा आपके पास आ रही हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, उनको जरा रखिए स्क्रीन पर और अतिकुर रहमान साहब को रखिए। मैं मेजर जनरल सिन्हा आपसे पूछ रही हूं, व्हाई इजराइल, इजराइल का साथ भारत के लिए जरूरी क्यों है इस जंग में? हम देख रहे हैं कि बयान किस तरह के आ रहे हैं, हम जानते हैं कि भारत तटस्थ है, लेकिन इजराइल का साथ क्यों जरूरी है? मेजर जनरल। जय हिंद सुचारिता। जय हिंद सर। देखिए सुचारिता, आप उससे जाएं जिसकी हैसियत है, परमानेंसी है, उसके बातों में दम है। Yes. क्यों इजराइल, वाई नॉट ईरान? ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम दो को लेके चले, दोनों पक्षों के साथ हम जब चलते हैं, मगर बात वाई इजराइल, इजराइल इज फाइटिंग फॉर ए कॉज जो हम लड़ रहे हैं, टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान, वो उनके ही है ना।
ये उसकी लड़ाई 7 अक्टूबर की जो जंग हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, और 22 अप्रैल एब्सोल्युटली सेम है। वहाँ पर जो कत्लो गारत हुई और यहाँ कत्लो गारत, इट इज सेम। एंड इजराइल अकेला ये कह दें कि अमेरिका उसके साथ में, अकेला सबको भारी पड़ रहा है। आज ऐसी लगती है कि बातें आफ्टर 8 डेज ऑफ वॉर आपको लगता है कि शायद इजराइल का हुआ क्या है अभी जी, मगर बात यह है इजराइल विल प्रिवेल अपॉन, और वो एक उद्देश्य के लिए, एक प्रिंसिपल, जो भारत प्रिंसिपल की लड़ाई लड़ता है। ये नहीं कि ईरान हमारा कोई दुश्मन है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ। क्योंकि 2016 में आपको पता होगा कि ये गए थे, हमारे मोदी साहब ईरान में गए थे और जी। उन्होंने कहा था हम दोस्त हैं, और वहाँ पर भी वो दोस्त का, हमारी दोस्ती और दोस्त हम कहे थे। मगर 2017 में यही अयतुल्ला खुमानी साहब का एड्रेस उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा कश्मीर और मुसलमानों का, और वहाँ पर भारत कत्लोगारत कर रहा है। और उसके अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने ये दोहराई है, जबकि हम 2020 में निकले हैं, जब हमसे तेल खरीदते थे, वो हमारा उनके साथ बहुत पुराना एक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। बट प्रिंसिपल के साथ हम उनके किसी भी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देना चाहिए। यस। और मुझे मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं इजराइल इसमें पिछड़ जाए। हाँ। मगर उसने जो जीत, और इजराइल को जो जानते नहीं हैं और जो नेतन्याहू को उनके भाई को याद कीजिए, रेड ऑन एंटेबे। मैं 3.5 साल कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूं और कमांडो की ट्रेनिंग किया, अमेरिकन कमांडोज भी आते थे और उसका मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूं, इजरायली कमांडोज। रेड ऑन एंटेबे में इनके बड़े भाई साहब लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्हीं शहादत दी थी, अकेला आदमी। और ये तो अभी शुरुआत है, अब आप देखिएगा। मैं नहीं कहता, आप ये कह रहे हैं ये शुरुआत है ईरान के यानी कि ईरान के लिए बना के सकते हैं, क्योंकि सर वहां बहुत ज्यादा इजराइल में भी तबाही मच रही है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं अंडर एस्टिमेट कर लिया ईरान को। सवाल ये भी उठता है कि भाई ईरान अगर वो अपना परमाणु बम बनाना चाह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं यहाँ पर। अब मैं अतीकुर रहमान साहब आपसे पूछूंगी कि वो क्यों नहीं बना सकता है, लेकिन जो बात मेजर जनरल ने कही कि जो तबाही मचाई गई उन आतंकियों का साथ देने वाला ईरान, हमास और हूती का साथ देने वाला ईरान, तो इसीलिए उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। जी, विथ कंप्लीट रिगार्ड्स टू मेजर जनरल सिन्हा साहब, सर अगर एक वजह आप मुझे बता दें कि हूती या हिजबुल्लाह या हमास, अगर ईरान इन लोगों का साथ दे रहा है तो भारत का इसमें लेना देना क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि ईरान ने हमेशा से हूती का साथ दिया है, हमास का साथ दिया है, हिजबुल्लाह तो उनके खुद के लोग हैं। तो आज तक के आप ईरान का समर्थन क्यों लेते रहे? चाइना को सुचारिता जी जब कभी लाल आंख भारत ने दिखाई है तो वो ईरान के जरिए दिखाई है। अलबत्ता सबसे ज्यादा अगर इंपोर्ट होता है भारत में तेल तो वो ईरान से आप लेते हैं, बावजूद इसके कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। सुचारिता जी आज अगर सच्ची बात कहने की किसी में हिम्मत है तो उसको ये, सिन्हा साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं समझ रहा हूं कि आप बड़े सभ्य बैकग्राउंड से आते हैं। नहीं एक मिनट मैं अतीकुर रहमान साहब मैं एक चीज बोलूंगी, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ क्योंकि एयर कॉमोडोर बहल भी इंतजार कर रहे हैं और रोविंदर जी भी। लेकिन जो बात आपने कही कि अगर वो हूती और हमास का साथ दे रहा है तो भारत का क्या करना है, तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमला कर रहा है तो उससे क्या लेना देना है? ऐसे क्या वैश्विक रिश्ते बन सकते हैं? आप वैश्विक मंच पर कहें आतंकवाद का साथ नहीं देंगे, आप वैश्विक मंच पर कहें कि भारत का साथ नहीं देंगे, आतंकवाद का साथ नहीं देंगे, लेकिन वहीं आप हाथ उसका पकड़े जो कि आतंकवाद के साथ है, ये सही होगा क्या? सुचारिता जी, पाकिस्तान हमारा इमीडिएट नेबर है, ठीक है, और दुश्मन है और आतंकवाद मुल्क है। ईरान से हम समर्थन लेते रहे हैं, तेल लेते रहे हैं, सही बात, बिल्कुल सही। हमारे रिश्ते कल्चरल रिश्ते रहे हैं ईरान से, सही बात। और अगर आज भारत ये पोजीशन ले रहा है जो कि नहीं ले रहा है,
आज आपने ये सवाल उठाया कि ट्रंप पर भरोसा कैसे करें और कौन, बिल्कुल बिल्कुल अरे पूछ रही किसी हूं। और पर भरोसा करने से पहले हाँ। अपने आप पर तो भरोसा करिए। आपका भरोसा कहां पर है? भारत का भरोसा कहां पर नहीं, तो है? हमारा भरोसा- एक वजह है हाँ। मोदी सरकार के पास इजराइल का समर्थन करने का, और वो है एंटी मुस्लिम वजह। आवाज नहीं आ रही है। मुस्लिम एंटी इस्लाम वजह से वो ईरान का समर्थन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बता दूं, अतीकुर रहमान साहब, और ये अतीकुर रहमान साहब, दोगलापन है। आप ये कह रहे कह दूं ये दोगलापन आप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ कल्चरल टाइज है, लेकिन इजराइल का समर्थन करने के लिए भारत के पास कोई वजह नहीं है। अब मुझे लगता है द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दिस विल बी एम्बेसडर वोरा। मैं एक बार एक कॉमोडोर आपके पास भी और रुबिंदर जी आपके पास भी आ रही हूँ, थोड़ा सा विलंब है, मैं उसके लिए माफी हमेशा चाहती हूँ। एम्बेसडर वोरा, इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे कल्चरल टाइज जो है ईरान के साथ है, इजराइल का समर्थन करने का भारत के पास कोई कारण ही नहीं। प्लीज आंसर। ऑलराइट मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप एंकर हैं जी, मुझे जरा जवाब दीजिए। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। मैडम, मैं यहाँ दिल्ली, देश की राजधानी में वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उन्हें जीने का अधिकार है कि नहीं मैम? जीना उनको, दे आर अलाउड टू लिव। क्रिश्चियंस को जीने का अधिकार है कि नहीं? सनातनियों को अधिकार है कि नहीं? मुस्लिम्स को अधिकार है कि नहीं? तो यहूदियों को नहीं है फिर अधिकार? हाँ। जो देश कहता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है, इनको मिटा दो इस धरती से, क्या मैं उसका समर्थन करूंगा? मैं हम तो बिल्कुल सही। सनातनी हैं, हमें अधिकार, सबको अधिकार है। और जो कहते बोलिए, हैं, सुनिए अतीकुर रहमान साहब, ध्यान से सुनिए जो बात कह रहे हैं एम्बेसडर और साहब। मैं ये भी बता देता हूं सर, एंड आई डोंट माइंड एक्नॉलेजिंग दिस, मैं बैठा हुआ हूं एट एन ऑफिशियल डिनर इन खार्तूम। सुन लीजिए, हाँ, सुन लीजिए पहले एक मिनट। सर, हाँ, at an पहले official सुनिए सर, सुनिए। हाँ। एट एन ऑफिशियल डिनर, उस समय ईरान के राष्ट्रपति उस समय होते थे महमूद अहमदीनेजाद, वो आए थे वहां पर। Yes. और पब्लिक में सर हम लोग डिनर पे बैठे हैं, 30 एम्बेसडर्स, और कहते हैं कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट। सर, द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, मैं चुपचाप से उठ के चला गया वहां से कि ये चीजें भारत की परंपरा नहीं है। तो आज अगर हम, सर लेट मी कंप्लीट सर, एक मिनट में कंप्लीट कर लें वो, अब मैं आ मैं रही हूँ। आपको इतना बताना चाहता हूं सर, कल्चरल टाइज डू नॉट डिटरमिन फॉरेन पॉलिसी। आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो डिटरमिन करते हैं आप। अब ये देखिए, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का क्या कल्चरल टाइज है पाकिस्तान के साथ? कौन से कल्चरल टाइज है पाकिस्तान के साथ? लेकिन वो आज मुनीर को खाने पर बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें वो जरूरत है, उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है ईरान इजराइल युद्ध में, इसीलिए खाने पर बुलाया गया है, इसीलिए पर बात हो रही है। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूं, मुझे ये लगता है भारत, आप ट्रंप के रास्ते पे चलेंगे? नहीं चलेंगे सर, लेकिन उन्होंने ये कही कि कूटनीति जो है वो हमारी कूटनीति किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, इसे जरा समझना होगा। मैं एक बार जरा ये बताना भी चाहती हूँ कि सुनिए सर, कर लीजिए, एक मिनट, मुझे एयर कॉमोडोर के पास जाना है, मुझे रोबिंदर जी से ट्रंप को समझना है। मैं एक बार आ रही हूँ आपके पास। मैं जरा समझना चाह रही हूँ कि पुतिन जो कि रूसी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसे चलाइए। रूस के राष्ट्रपति, इजराइल ईरान जंग पर रूस ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा है? वो कह रहे ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, नहीं हो सकता है। खमनेई की हत्या वाले बयान पर रूस ने यह धमकी दी है, क्योंकि ये चर्चाएं चल रही हैं, आपने भी देखी है महाभारत में, कि कैसे खमनेई को एलिमिनेट करने की बात नेतन्याहू कहते आए। वो कहते हैं कि अगर वो जाएंगे तभी युद्ध खत्म होगा। अब खमनेई की हत्या से पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पेंडोरा बॉक्स आप समझ रहे हैं, बहुत से मुद्दे निकल कर आएंगे जब डब्बा खुलेगा, वो अनसुलझे रह जाएंगे, ये कह रहे हैं पुतिन। खमनेई की हत्या हुई तो रूस चुप नहीं बैठेगा। अब ये बयान कब आया है? ये बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेने वाले थे इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का। अब मैं आपसे पूछ रही हूं एयर कॉमोडोर, ये जो फैसला आया है, 2 हफ्ते तक टाल दिया है, 2 हफ्ते तक टाल देना, ये क्या संभव है कि रूस के इस बयान के बाद अमेरिका को लगा है कि वी विल बी ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स, ये युद्ध और बड़ा हो जाएगा, और उन्हें यह भी लग रहा है कि अब नेतन्याहू क्या करेंगे, जरा उस पर भी बताइए। नेतन्याहू 2 हफ्ते तक इस वॉर को सस्टेन करेंगे ईरान के खिलाफ? एयर कॉमोडोर, देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। और सबसे पहले कहूंगा कि जैसे ही वो G7 छोड़ के आए थे, हम सबको लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। 3 मीटिंग्स की उन्होंने, उनको पता चला कि 60% अमेरिकन जो हैं वो इस वॉर को सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं चाहते, और मागा सपोर्टर्स स्पेशली
मागा सपोर्टर्स क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आपने कहा था युद्ध नहीं होगा, तो काफी सारे मागा सपोर्टर्स भी उनको सपोर्ट नहीं करते और इसी बेसिस पे वो इलेक्शन जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि ये युद्ध में अगर मैं जाऊंगा और अगर ये वियतनाम की तरह हो गया, अगर ये अफगानिस्तान की तरह हो गया जहां एक बार जाके तालिबान को हटाया और फिर उसके बाद ट्रंप साहब ने तालिबान को हैंडओवर करके आ गए। लेकिन ट्रंप साहब के बारे में कहना और रशिया ने जो बोला है कि युद्ध की स्तर बढ़ जाएगा, वो बात भी सही है, क्योंकि अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान को हमला करना पड़ेगा। जो 19 मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के या जो 8 परमानेंट बेसेस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, ओमान में हो, कतर में हो, कहीं कतर से तो खैर उन्होंने अपने जहाज हटा लिए, तो ये युद्ध का स्तर तो बढ़ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा चिंतित उनको अपनी कुर्सी की है और वो एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है लॉर्ड वेवल का, इन international relations there are no permanent friends nor permanent enemies, only permanent interests, जो कि हमारे एम्बेसडर साहब भी उसी लाइन पे बात कर रहे थे। और अमेरिका ने कई बार ऐसा किया है कि युद्ध के अंदर तो घुस गया है, पर युद्ध से बाहर निकलने के लिए वियतनाम का एग्जांपल लें, अफगानिस्तान का लें, इराक का लें, किसी का भी एक भी क्या न्यूक्लियर वेपन मिला था इराक के अंदर, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इसकी बहुत चिंता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है अभी पिछले कुछ दिनों से, जो ईरान ने हमले किए हैं और जिसका इतना डैमेज हुआ है, चाहे वो हैफा पोर्ट पे हो, तेल अवीव पे हो, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे हो, मोसाद हेडक्वार्टर्स पे हो, हॉस्पिटल पे हो, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम पे हो, तो ये अमेरिका को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो बैलिस्टिक मिसाइल्स को उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था ईरान की, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ना हो मैं कैसे युद्ध के अंदर फंस जाए जहां से बाहर निकल ही ना पाए। ये सारे कारण है। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा कि जो हमारी रशिया के साथ रिलेशन है, हम रशिया के साथ भी 60 से 70% हमारा डिफेंस इक्विपमेंट आज भी रशिया वाला है हमारे एग्जैक्टली के अंदर। देखिए ये जो एयर कॉमोडोर आपने बात कही है, इसमें जो एक भारत का जो स्टैंड है, मैं फिर कहती हूं भारत के हित ईरान के साथ भी हैं, भारत के हित इजराइल के साथ भी हैं। मैं अतीकुर रहमान साहब आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये सरकार ईरान के साथ इसलिए खड़ी नहीं होगी क्योंकि उसे एंटी मुस्लिम दिखाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सरकार का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें उसने ईरान के खिलाफ कोई बात कही हो, एक बयान नहीं है, एक बयान। तो इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। मैं आज सिर्फ इस बात को समझना चाह रही हूं कि ईरान और इजराइल दोनों भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं। किस हद तक इंपॉर्टेंट है, बस उसकी चर्चा है। ये कोई नहीं कह रहा कि ईरान इंपॉर्टेंट नहीं है और इजराइल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बताऊंगी और रोबिंदर जी के पास जा रही हूं। जेडी वैंस और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए जरा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब फैसला 2 हफ्ते तक मामले को टालने का किया है। ऐसे में जेडी वैंस और नेतन्याहू के बीच क्या बातचीत हुई हो? युद्ध के ताजा हालात पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, आप मानकर चलिए। नेतन्याहू का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका कब इस जंग में शामिल हो हमें नहीं पता, वो अमेरिका के लिए फैसला लेंगे ट्रंप, लेकिन हम इजराइल के लिए फैसला ले चुके हैं, हम इस जंग को जारी रखेंगे। सो इंपॉर्टेंट ये है कि इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ होगा। मैं रोबिंदर जी के पास एक बार जा रही हूं। रोबिंदर जी, ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला, बहुत से लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि उन्होंने अगर कह दिया है 2 हफ्ते बाद लेंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 दिन बाद ही अमेरिका जंग में शामिल हो जाए, हमला कर दे। जी हाँ, वेरी राइट। आई मीन एक्चुअली उस हिसाब से तो कोई भी वर्ल्ड का लीडर अपनी मैं क्या करने जा रहा हूँ कल ये नहीं बताए। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये आज नहीं बताएंगे कि आज रात हम ऑपरेशन सिंदूर जारी करने जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। बट यस, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, वो अपने विचार भी बदलता है। 2-3 बातें जो अभी आ रही हैं, एक और बाय द वे मोदी जी जो वॉशिंगटन का इन्होंने डिक्लाइन करा, उसमें एक ये फैक्टर भी है शायद कि मुनीर यूएसए में था उस समय। और अटकलें ये भी लग रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये प्रयास करेंगे मुनीर और मोदी जी को एक साथ बुला के बिठा के व्हाइट हाउस में लंच करेंगे। ओके, तो वो भी हमें अवॉइड करना था, या एक से मिले दूसरे से मिले, वो सारा कंफ्यूजन अवॉइड करना था। इंडिया को क्लियर करा, हमारा स्केड्यूल है, ऑलरेडी होता है जो कैलेंडर में, हम उस पर चले। 1 सेकेंडली, जहां तक रही बात ट्रंप, अब ये ट्रंप के साथ क्या हो रहा है, डेफिनेटली जैसे सबने कहा है, इस समय वो रिकंसिडर कर रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं क्या करें। यस, उनका पॉलिटिकल बेस एक पोर्शन कह रहा है कि हम तो आए हैं इलेक्शन में, अमेरिका फर्स्ट, में कोई मतलब नहीं है दुनिया की जंगों से। पर एक पोर्शन ये कह रहा है और इजराइल परसुएड कर रहा है बार बार कि ये मामला है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, इसलिए हमें जाना है।
और इजराइल के साथ हमें जंग लड़नी है और हमेशा हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट रीजन से ये जो न्यूक्लियर खतरा है इसे हमें एलिमिनेट कर देना है। राइट, तो ये इन दो चीजों की कश्मकश में, बट यस उसके अलावा ये भी है कि जंग शुरू हो गई तो उससे निकलेंगे कैसे या कहां तक जाएगी ये जंग। और मिडिल ईस्ट की जंगों का हमने देखा है, इराक में क्या हुआ, अमेरिका कितने वर्षों तक वहां फंस गया। और एक और एलिमेंट भी है, यहाँ पे अरब कंट्रीज भी बहुत इस समय नर्वस हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया और अरब एमिरेट्स, बहरीन इत्यादि। उनको है कि अगर ये जंग फैली, अव्वल तो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑयल डिपोज पे हो सकता है ईरान करे, क्योंकि ईरान ने ये भी कहा कि अगर कोई अरब कंट्री मदद करती है, अमेरिकन प्लेन्स या एयर डिफेंस वहां से आते हैं तो वो भी मेरे दुश्मन है। तो या तो ये उनको ये भी डर है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्लस उनको ये भी डर है कि अगर ये ज्यादा मामला बढ़ गया ना तो इन देशों के अंदर इनकी अवाम भी भड़क सकती है इनके अगेंस्ट, क्योंकि सऊदी चाहे जो भी कहें मोनार्की है, रूलर है, वहां पर भी बहुत डिससैटिस्फैक्शन है कुछ हद तक अपने रूलर से, खास करके गाजा और पैलेस्टीनियन मुद्दे को लेके। तो सऊदी अरेबिया भी, यूएई भी, बहरीन भी, कतर भी, ये सब देश इस समय बहुत ही कॉशियस हैं। देखिए आप जो बात कह रहे हैं रोमिंदर जी के वो कॉशियस हैं, वो ये जानते हैं। मैंने एक चीज तो देख ली है कि इस दुनिया में बहुत से युद्ध जो है वो धर्म के नाम पर होते हैं, लेकिन धर्म से ऊपर अब व्यापारिक रिश्ते हो गए, ये भी बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो फैसले लेता है। तो बहुत हद तक भारत का हित क्या है, भारत के लिए भारतीय फर्स्ट है और उन भारतीयों में हर धर्म के लोग शामिल हैं। तो हम वो फैसला लेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। मैं जरा एक बार बताऊं कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने जो बड़ा बयान दिया है, जरा सुन लीजिए उसे। वार्ता के लिए अमेरिकी अनुरोध को उन्होंने ठुकरा दिया है। अमेरिका ने ईरान से बातचीत का अनुरोध किया था, अब ये ईरान के मंत्री कह रहे हैं इजरायली हमले बंद होने के बाद ही बातचीत होगी। ईरान की मिसाइल क्षमताएं देश की रक्षा के लिए हैं। अब देखिए ये भी एक प्रोपेगेंडा भी आप इसे समझ सकते हैं, दोनों तरफ से चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान बात करना चाह रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब हम इस वॉर को खत्म कर ही बात करेंगे, उन्होंने जो बयान दिया था। अब ईरान के मंत्री कह रहे हैं अमेरिका चाह रहा है हम बातचीत करें, हम नहीं करेंगे जब तक इजराइल हमला नहीं करेगा। अब ये कैसे पता चलता है, ये वही वाली स्थिति हो रही है जिस तरह से ट्रंप बयानबाजी भारत के संदर्भ में कर रहे थे, एम्बेसडर बोरा, ये वही वाला बयान है जो बार बार देते रहते थे कि मैंने मीडिएशन कराया, मैंने मीडिएशन। अब वो यहाँ कह रहे हैं हम ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। You're so right. ये बिल्कुल वही सेम सिंड्रोम है ना मैम। Exactly. और जो अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक, आपने पूछा भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, तो अगर ऐसे बयान आ गए तो भरोसा तो खत्म हो जाएगा ना मैम। Exactly. सच्चाई कुछ और है, हाथी के दांत के वो कहानी ना, दिखाने के और खाने के अलग है। तो रियल इशू इज मैम ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट जो है बहुत सी सारी दुनिया ने देख लिया कि वो ईरान पे भरोसा नहीं करते। बेसिक क्वेश्चन शायद रविंद्र सचदेव साहब, बहल साहब, बाकी मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी हैं, बता सकेंगे कि 2000 किलोमीटर दूर है ईरान इजराइल से, ना वो मिडिल ईस्टर्न है ना वो अरब है, तो क्या लेना देना उसका, क्यों नफरत करते हो आप यहूदियों के साथ। पैलेस्टीनियंस तो कह सकते हैं कि मेरी ज़मीन पे आके आप बैठ गए हो इसलिए भागो यहाँ से। ईरान का क्या लेना देना है, अगर आप इसे समझ सको, वो हिंदी गाना है तो मुझे भी समझाना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर ये बयान देते जाओ और आग लगा रहे हैं आप स्थिति में, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल राइट, मैं आपस में कहीं ना कहीं कोई तो इंडिकेशन दो कि आप बातचीत करने को तैयार। देखिए मैं ये बताऊं कि अमेरिका का साथ इजराइल को ईरान के खिलाफ क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो फोर्डो प्लांट है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, वो एक अभेद्य किले की तरह है। ईरान का दूसरा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है ये, और यहां पर ईरान की पहाड़ी में 90 मीटर गहराई में मौजूद है, 90 मीटर नीचे। अब 54,000 वर्ग फीट तक फैला हुआ है ये संवर्धन हॉल, यहां पर जहां यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है। फोर्डो के अड्डे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यह कहा जाता है कि 5 सुरंगों को काटकर बंकर नुमा इसे बनाया गया बहुत नीचे, और इसी वजह से बनाया गया था कि इसे कोई नष्ट ना कर सके। फोर्डो का लैब परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है और लंबे समय से इजराइल के निशाने पर यही प्लांट है। अब यहां इजराइल नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि यहां पर रक्षा के लिए S-300 तो तैनात है, लेकिन यहां
5 सुरंगों के नीचे काटकर जो पहाड़ी के नीचे ये प्लांट बनाया, यहां पर सिर्फ GBU-57 ही पहुंच सकता है अपने बंकर बस्टर बम से। मेजर जनरल सिन्हा, ये इसी के लिए जरूरी है अमेरिका का साथ, लेकिन क्या अमेरिका इस वक्त सिर्फ इस हद तक आ सकता है कि वो बंकर बस्टर बम यहां गिरा दे और चला जाए, या फिर वो भी अभी नहीं करेगा? देखिए, मुझे तो पूरी शक है कि अमेरिका इस वॉर में डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करेगा। ये तो मैं पहले से मेरी अपनी विश्लेषण है जी। देखिए, आपने फॉर्दो की बात की है। फॉर्दो के बारे में जानकारी जो आपने बताया 90 मीटर, कहते हैं 1000 मीटर है ना, 100 मीटर है, और ठीक आपने पूरी बयान की। और इसके अंदर में GBU-70 जो 57 है, वो सेम चीज़ इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा है पेंटागन से, क्या इंश्योर कर सकते हैं कि हम वहाँ गिराएं, टेंडम में भी गिराएं या हम 2-3 वेव में भी गिराएं, तो हम वहाँ तक बर्बादी कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आई है खबर, कितनी सही है कितनी गलत है। इसी आड़ में 61 मीटर तक तो वो कहते हैं हम जा सकते हैं, मगर उसके नीचे हम नहीं जा सकते, हम बर्बाद नहीं। ये उड़ती है, कितना इसमें तथ्य है मैं नहीं जानता हूँ, मगर ये है, इसका आकलन मैंने देखा है, पढ़ा है डिटेल में, मैं उसका कोई सत्यापन नहीं करता। मगर जो दूसरी बात है, अमेरिका ने क्यों ये 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, कल डूम्सडे प्लेन, अपने उस टोही विमान को लाया जो कि पूरी तो ये कहीं एक मेरे को लगता है जो डुअल नीति रही है अमेरिका की। और 71 में ना आपने देखा, पाकिस्तान उसको बिलीव किया, 7th फ्लीट ला के खड़ा कर दिया, कहे कि हम लोग थोड़ा पार्टी कर रहे थे इसलिए लेट हो गए। तब तक भारत ने 13 दिन 14 दिन के अंदर में पूरे देश। सर, मेरे पास एक खबर आ रही है, जरा ये खबर मैं बताना चाह रही हूँ। खमनेई की हत्या की खबरों पर रूस का एक और बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि और खतरनाक हो जाएगी इजराइल ईरान जंग अगर आपने खमनेई की हत्या के बारे में सोचा। ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात हमें अस्वीकार्य है। खमनेई कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसका सीधा मतलब है, ये पुतिन का कहना है, रूस का कहना, यानी कि पुतिन का संदेश है ये। वो ये कह रहे हैं कि खमनेई के एलिमिनेशन के बारे में, यानी उनकी हत्या के बारे में आप सोचे भी ना। ईरान में किसी भी तरह का सत्ता परिवर्तन हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी वही बात आ गई जिसके जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कही, महाभारत की शुरुआत में कही, कि पुतिन बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्या रूस बड़ा कदम उठाएगा अगर अमेरिका या नेतन्याहू ने ऐसा कोई कदम उठाया खमनेई के एलिमिनेशन को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए मैं ये सीधे पूछ रही हूं एयर कॉमोडोर बस आपसे एक बार कि क्या ये संकेत है रूस का अमेरिका को कि हम भी शामिल हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया? नहीं, रूस कभी भी इसमें शामिल नहीं होगा। सप्लाई करेगा डिफेंस इक्विपमेंट की, एयर डिफेंस में मदद करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली जंग के अंदर नहीं आएगा। अभी वो खुद इतना इन्वॉल्व है यूक्रेन के अंदर कि उसका कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर में मदद उसमें जरूर करेगा। लेकिन साथ में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर खुमैनी को मार भी देते हैं तो वहां का जो सिस्टम है ईरान का, उसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होता है जिसमें 88 मेंबर्स होते हैं और वो होते हैं सीनियर क्लेरिक्स। वो डिसाइड करते हैं कि अगला सुप्रीम लीडर या फिर काउंसिल होती है, लीडरशिप काउंसिल होती है, वो बनाई जाए। और बहुत सारे नाम है, अली असगर है, मोश्ताबा उनका अपना लड़का है, और अली लारिजियानी है, बहुत सारे नाम है। तो कहीं एक को मारने के बाद क्या दूसरा जो आ जाएगा, क्या वो अच्छा होगा? ये बिल्कुल, यानी इसका संकेत, इसका मतलब ये नहीं है, इसका संकेत ये नहीं है कि अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो सत्ता खत्म हो जाती है। ये बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहा है रूस कि आप इसके अंदर मत घुसिएगा वरना यहां से मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।